हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के पार्ट 2 की बात करेंगे। कल हमने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था, ज़रा उसको हम समराइज़ करते हैं। हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी, जो कि श्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी, कंसेप्ट ऑफ सेल टोटिपोटेंसी हैवर्लैंड का, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। फिर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिसकी वजह से सेल टिश्यू कल्चर में बाद में गति पकड़ी थी। उसमें ऑक्सिन्स में इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन में काइनेटिन सेल डिवीज़न के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मिलर एंड स्कूग ने बताया, और आईए की डिस्कवरी एफडब्ल्यू वेंट द्वारा। देन फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेल डिवीज़न गोथरे ने बताया था, और वायरस फ्री प्लांट के लिए मेरिस्टेम टिप कल्चर की हमने बात की थी कि मेरिस्टेम टिप पर, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, वायरस उसके साथ साथ ग्रो नहीं कर पाता है, प्लस वायरस क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूव करता है और मेरिस्टेम टिश्यू में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस और कंप्लीट प्लांटलेट रीजेनरेशन। अभी तक तो हमने सेल जनरेशन और कैलस फॉर्मेशन या सेल डिवीज़न तक की बात की थी। इसके आगे की बात हम पार्ट 2 में कर रहे हैं। देन 1957 की बात करते हैं हम। 1957 में स्कूग और मिलर ने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन की बात रखी थी। स्कूग एंड मिलर ने टोबैको के कैलस से शूट और स्टेम को डिफ्रेंशिएट किया था, और उन्होंने बताया था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो से ऑर्गेनोजेनेसिस किया जा सकता है। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखें तो शूट डिफ्रेंशिएशन होता है, और जब ऑक्सिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रूट डिफ्रेंशिएशन होता है। देन 1958 में रेनर्ट एंड स्टीवर्ट, इन्होंने कैरेट के टिश्यू में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बताया, कायिक भ्रूण जनन। हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि एम्ब्रियो जेनेटिक सेल से बनता है, जबकि कायिक कोशिकाओं से भी एम्ब्रियोजेनेसिस संभव हुआ है प्लांट टिश्यू कल्चर में, जो रेनट एंड स्टीवर्ट ने कैरेट की टिश्यू में बताया। 1902 में जो हैबरलैंड ने सेल टोटिपोटेंसी का सिद्धांत दिया था, उसको इन्होंने प्रूव किया यहाँ पर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा, जिसमें 3 तरह के एम्ब्रियो इन्होंने ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड और टॉर्पिडो एम्ब्रियो कैरेट के टिश्यू में देखे, जो जर्मिनेट करके प्लांटलेट बनाते हैं। मगर ये इसका कोई प्रूफ नहीं था कि सिंगल सेल से प्लांटलेट कैसे बनता है, और वो 1965 में वासिल एंड हिल्डीब्रांड ने प्रूव किया था। देन 1960 में E.C. कॉकिंग ने isolation of plant protoplast using cellulase and pectinase enzyme derived from fungus Myrothecium। E.C. कॉकिंग की ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, जिन्होंने प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। जनरली हम देखते हैं कि जो हम फ्यूज़न के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, उसमें प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन की इसलिए मुश्किल पड़ती है कि वहाँ पर सेल वॉल होती है, और अगर हम उस सेल वॉल को हटा दें तो बाद में अंदर का पार्ट क्या मिलता है, प्रोटोप्लास्ट। और सेल वॉल जो बैरियर का काम करती है, उसके बाद उसको हटाने के बाद प्रोटोप्लास्ट में हम फ्यूज़न करा सकते हैं, और फ्यूज़न हम डिफरेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में भी करा सकते हैं। इसका मतलब हम 2 डिफरेंट जेनेरा में करा सकते हैं, 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में करा सकते हैं, इवन हम प्लांट का एनिमल सेल या इंसेक्ट सेल्स के साथ भी फ्यूज़न करा सकते हैं अगर उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए। तो 1960 में E.C. कॉकिंग ने एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन सेल वॉल का बताया, जबकि इसके पहले जो किया जाता था सेल वॉल डिग्रेडेशन,
उसमें क्या करते थे, टिश्यूज़ को, जो टिश्यूज़ हैं उसको हम हाइपरटोनिक या अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखते थे और उससे सेल प्लाज्मोलाइज हो जाती और उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, जहाँ हम प्लाज्मोलाइसिस जानते हैं कि वहाँ पर सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म एक जगह इकट्ठा हो जाता तो फिर चाकू से काटकर प्रोटोप्लाज्म को अलग किया जाता था। तो ये काफ़ी टेडियस जॉब थी, इसमें काफ़ी मुश्किल पड़ती थी। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो प्रोटोप्लाज्म एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको चाकू से कट करते हैं तो सेल ये कट हो जाएगी और ये प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो बाहर आया है, इसको करने में, हालांकि इस प्रोसेस में मेहनत बहुत पड़ती है और प्रोटोप्लाज्म बहुत सारे इसमें वो ख़त्म भी हो जाते हैं, उसकी क्षति हो जाती है, लोस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत मेहनत वाला या टेडियस जॉब है, क्योंकि एक एक माइक्रोस्कोप में देखना, उसका सेल का ये क्या करवाते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म से उसका प्लाज्मोलाइसिस होना और प्लाज्मोलाइसिस में प्रोटोप्लाज्म का एक जगह इकट्ठा होना और फिर उसका कट करना, इसको बहुत आसान तरीके से ईसी कॉकिंग ने बताया और काफ़ी सक्सेस मिली है इसमें। हम पता है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। सेल्स आपस में जुड़ी रहती है पेक्टिक सब्सटेंसेस से और सेल्यूलोज है सेल वॉल का। तो इनको हम दो एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम और पेक्टिनेज एंजाइम से अगर कट करते हैं या एंजाइम में डालते हैं तो सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और सेल वॉल डिज़ोल्व होने के साथ में फिर बाद में हमको प्रोटोप्लास्ट मिलता है। इस प्रोटोप्लास्ट को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, कुछ दूसरे फ्यूजन्स के लिए। देन 1962 की बात करते हैं, मुराशिक एंड स्कूग। देखिए, हमने स्कूग का नाम पहले भी लिया हुआ है। स्कूग ने, जब स्कूग एंड मिलर की बात हुई थी तो रोल ऑफ काइनेटिन फॉर सेल डिवीज़न भी बताया इन्होंने। देन उन्होंने टोबैको कैलस में रूट और स्टेम का ऑर्गेनोजेनेसिस बताया और फिर मुराशिक एंड स्कूग ने न्यूट्रिएंट मीडिया की भी खोज की है। उन्होंने बताया कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेगा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी क्या कंसंट्रेशन लेना उपयुक्त है और उस सूटेबल कंसंट्रेशन में प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, कैसे अच्छी होती है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा एक टेबल दिया है और उस टेबल के हिसाब से अगर न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया जाता है आर्टिफिशियल कल्चर करने के लिए प्लांट्स को, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। तो इन्होंने यूनिवर्सली यूज्ड न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन दिया प्लांट्स को कल्चर करने के लिए, प्लांट्स को संवर्धित करने के लिए और कम से कम 90% प्लांट्स जो कि टिश्यू कल्चर मीडिया में कल्चर किए जाते हैं, वहाँ पर जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो है मुराशिक एंड स्कूग या एमएस मीडियम को ज़्यादातर इसमें काम में लिया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है मुराशिक एंड स्कूग के मीडियम की, जिसमें बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन दी है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो पौधों के लिए या प्लांट्स के लिए उपयोगी है। देन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है 1964 से 1966 के बीच में शिप्रा गुहा मुखर्जी और एस.सी. महेश्वरी। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने धतूरे के पौधे में हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार किए। इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम धतूरा। और हैप्लॉइड प्लांट्स हमने अपने पार्ट 1 में भी बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपको होमोजाइगस लाइन प्राप्त करनी है, अगर आपको कल्चर का वेरिएशन नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाद में हम उसको कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से डिप्लॉयड कर देते हैं। कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो दोनों पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स नहीं जाते हैं और वो वहीं डबल हो जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है शिप्रा गुहा मुखर्जी और एस.सी. महेश्वरी की। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स तैयार किए धतूरा में। फिर है वापस से विमला वासिल एंड हिल्डी ब्रांड 1965 में। विमला वासिल
ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रूव किया सेल टोटिपोटेंसी को प्लांट सेल में, कंप्लीट प्लांट को सिंगल सेल से बनाया इन्होंने, सिंगल सेल से। और प्लांट जो लिया वो कौन सा प्लांट था? टोबैको का प्लांट लिया है इन्होंने, टोबैको। तो टोबैको के प्लांट्स के जो कल्चर में ऑलरेडी ग्रो कर रहे थे, उसकी सिंगल सेल लेकर और उसकी सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट बनाया और इन्होंने सेल टोटिपोटेंसी प्रूव की। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है विमला वासिल और हेल्दी प्लांट का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमने कहाँ से शुरू किया था? 1902 में हैबरलैंड ने बताया था और फिर 1965 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। देन 1969 में MM तिवारी एंड HC आर्या ने कल्चर ऑफ ऑब्लिगेट फंगल पैरासाइट स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला बताया। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के बारे में इन्होंने बताया, जो कि ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा कॉज करता है। बाजरे में हरित बाली रोग किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के कारण। और ये ऑब्लिगेट फंगस है। ऑब्लिगेट फंगस को यूँ हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, और अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कल्चर नहीं होती है तो हम उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट और दूसरी स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्यों जो ज़रूरी है उस फंगस को समझने के लिए और उसको आगे कंट्रोल करने के लिए। तो MM तिवारी और HC आर्या साहब ने सबसे पहले ड्यूअल और एक्जेनिक कल्चर से इसको समझाया। ड्यूअल कल्चर तो वो है जिसमें कि होस्ट के साथ में, ड्यूअल कल्चर में तो क्या है? इन एसोसिएशन विद द होस्ट। तो होस्ट और पैथोजन को यहाँ पर इन्होंने कल्चर किया। और बाद में एक्जेनिक कल्चर का मतलब है प्योर कल्चर, प्योर फॉर्म में ऑब्लिगेट पैरासाइट को कल्चर किया। ये प्लांट पैथोलॉजी में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को, क्योंकि सेप्रोफाइट्स जो मृतजीवी होते हैं उनको तो हम आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करा सकते हैं, मगर पैरासाइट को ग्रो कराना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम था, जिसको इन्होंने सबसे पहले करके दिखाया। और इन्होंने राजस्थान में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की भी स्थापना की, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के विज़न की वजह से राजस्थान कुड टेक अर्ली लीड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स में राजस्थान इसलिए आगे रहा क्योंकि प्रोफेसर HC आर्या ने बहुत समय पहले ही यहाँ पर उसकी लेबोरेटरी स्थापित कर दी थी। देन हम 1978 में बात करें, मेल्चर, सेक्रिस्टन एंड होल्डर ने सोमेटिक हाइब्रिड बनाया पोटैटो और टोमेटो के बीच में आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को यूज़ करते हुए, और उसका नाम रखा था पोमेटो। पोमेटो या हम उसको टोपेटो भी कहते हैं, टोपेटो या पोमेटो। ये कहाँ से बना है? सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड किसके बीच में है? दो जेनेरा के बीच में है, और इसीलिए हम 2 जेनेरा, एक जेनेरा 2 जेनेरा। ये जो पोटैटो है, पोटैटो को हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम के बीच में, और इसको हम कहते हैं टोमेटो को लाइकोपर्सिकॉन। तो लाइकोपर्सिकॉन और सोलेनम के बीच में इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ और पोमेटो या टोपेटो प्लांट तैयार हुआ, जिसको हम कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड इसलिए इजी हो गया क्योंकि आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हम यूज़ करने लगे। जब आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट यूज़ हुआ तो सोमेटिक हाइब्रिड बनाना आसान रहा। देन लार्किन एंड स्कॉक्राफ्ट ने 1981 में सोमा क्लोनल वेरिएशन की टर्म दी थी। सोमा क्लोनल वेरिएशन हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सोमेटिक सेल से जब क्लोनल प्रोपिगेशन हो रहा है और उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन आता है वो कहलाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन, जो कि कैलस कल्चर के दौरान जनरली मिलता है, और इसको हम मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन 1982 में जिमरमैन ने इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक डेवलप की, किसके लिए? प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए। तो ये इलेक्ट्रोफ्यूज़न टेक्निक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए काफ़ी उपयोगी रही।
तो ये है कुल मिलाकर हमने 1902 या उसके पहले सेल थ्योरी से लेकर आज तक की जो जर्नी रही है, कहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर के इतिहास में, जिसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी स्टडी की है। आज हमने जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स देखे उसमें स्कूग एंड मिलर का ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर रेनर्ट एंड स्टीवर्ट का सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिन्होंने कुछ हद तक टोटीपोटेंसी को प्रूव करने की कोशिश की। देन ईसी कॉकिंग का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल, जो कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को जिसने बहुत आसान बनाया। देन मुराशेक एंड स्कूक का एमएस मीडियम, जिसने कि 90% क्रॉप्स को इस पर सक्सेसफुल ग्रो कराया। और देन शिप्रा गुहा मुखर्जी एससी महेश्वरी का हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, जो कि होमोजाइगस लाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर एमएम तिवारी और एचसी आर्या का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को कल्चर किया लेबोरेटरी में, जिसकी वजह से उनकी स्टडी होना थोड़ा आसान रहा। इसमें उन्होंने दोनों ही कल्चर किए, ड्यूअल कल्चर और एक्जेनिक कल्चर। और फिर हमने देखा है मेल्चर, सेक्रिस्टान और होल्डर का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो रिजल्टिंग इनटू पोटैटो एंड टोमेटो रिजल्टिंग इनटू पोमेटो। और फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन और इलेक्ट्रोफ्यूज़न टेक्निक फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। और इसी के साथ कंप्लीट होता है। पढ़ते रहें आप। थैंक यू।